हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ई धुरन सीरीज़ में द बर्लिन रिवॉल्यूशन। आखिर ऐसी कौन सी हमारे मेथड या टेक्निक में चेंज आया हिस्टोरियोग्राफी के कि हम उसे एक रिवॉल्यूशन का नाम दे दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं हुई थी और अब जाके हुई और जिसने हमारी हिस्टोरियोग्राफी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बर्लिन रिवॉल्यूशन कहते किसको हैं। तो आप जैसा देख सकते हो कि बर्लिन रिवॉल्यूशन हिस्टोरियोग्राफी में एक 19th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ हुआ था? बर्लिन यूनिवर्सिटी में। बर्लिन यूनिवर्सिटी में हमारे जो हिस्ट्री राइटिंग के जो तरीके हैं उसमें बहुत बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ। और क्योंकि ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में हुआ था तो हम इसको बर्लिन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस रिवॉल्यूशन के पीछे जो हमारे एक मेन हिस्टोरियन हैं वो है हमारे राके साहब। और इनसे भी पहले जिन्होंने इनको इंस्पायर किया था हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वो हैं हमारे निबुर। सबसे पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि हिस्ट्री तो अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा कि भाई हिस्टोरियो राइटिंग तो हेरोडोटस के टाइम से होता आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें बीच में चेंज हुई होंगी, लोगों ने नए नए तरीके अपनाए, तो ऐसा क्या खास हो गया कि हम इसको एक रिवॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। तो जो भी हमारी अभी तक की हिस्ट्री लिखी जा रही थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हिस्ट्री को लिटरेचर समझा जा रहा था। बट अभी इस रिवॉल्यूशन के बाद या जो भी हम मेथड अपनाएंगे उसके बाद हम हिस्ट्री को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट देख रहे हैं कि ठीक है, हमने ये पर्टिकुलर, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं और हमारा फिक्स्ड प्रोसेस होता है कि हमें ये जो रिएक्शन है इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, इन दोनों कंपाउंड को ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन पर्टिकुलर मिलेगा। उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री में भी एक तरीका बांधने जा रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तब हमें एक बेहतर हिस्ट्री मिल सकती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये जानने के बारे में कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें थीं जो उस समय की हिस्ट्री राइटिंग में मौजूद थी और वो उसको कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो आज है उसको होने से रोक रही थी। एक तो हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर आर्थर मार्विक ने 3 चीज़ें बताई हैं कि 3 कमियां थी हमारी हिस्ट्री राइटिंग में। पहला था इग्नोरेंस ऑफ द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम। मतलब लोगों को ये मानना ही नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, टाइम के साथ बदल जाती हैं। हम आज जिस तरीके से अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपने पास्ट को जज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे अर्ली हिस्टोरियन थे उन्होंने ये कभी समझा ही नहीं कि जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं, वो पीरियड के साथ चेंज हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अर्ली वैदिक टाइम पे जो हमारे रिचुअल्स और जो चीज़ें, जो मान्यताएं चली आ रही थी वो आज के मॉडर्न टाइम पे भी हम फॉलो करें। हो सकता है वो हमारे आज के टाइम के साथ सही नहीं बैठ रही हों, तो हमें उनको चेंज कर देना चाहिए और उनको मॉडर्न हमारे ज़माने के साथ उसके साथ उस हिसाब से चलना चाहिए। तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और वो अपने करंट व्यू से देख रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारी हिस्ट्री थी वो अनहिस्टोरिकल हो गई थी, वो एक लिटरेचर बन के रह गई थी। दूसरा जो हमारी कमी है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सोर्स एंड लैक ऑफ मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मतलब कि भाई हमारे पास प्राइमरी सोर्स ही नहीं था। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? हम हिस्ट्री किस पे बेसिस पे लिखते हैं? प्राइमरी सोर्स के बेसिस पे लिखते हैं। तो आर्थर मार्विक ने नोटिस किया कि ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो प्राइमरी सोर्स में मालूम ही नहीं है। उस टाइम पे जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो ऐसे थोड़ी ना आज के टाइम पे कि भाई हम इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टॉपिक पे उठाएंगे, हम लोकल हिस्ट्री पे उठाएंगे या फिर हम सब एल्डर हिस्ट्री की बात करेंगे। हाँ, उस टाइम पे तो ये होता था ना कि हमें राजा महाराजाओं की कहानी सुननी है या फिर हमें ये जानना है कि वो मिलिट्रिकल कैसी सोसाइटी चेंज हुई, हमारी सिविलाइजेशन कैसे बना, कैसे बिगड़ा, कैसे एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे के क्या कारण थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। बट आप जब भी देखोगे तो कोई भी जो एक किंगडम है वो अपनी सारी हिस्ट्री रिवील नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए कि हम इतने महान हैं, वो अपनी हिस्ट्री भी गलत ही लिखवाता है, वो बढ़ा चढ़ा के लिखवाता है। तो हम कहीं दूसरे किंगडम से वो
उनके हिस्टोरिकल राइटिंग से कंपेयर करते हैं। तो इस तरह के मेथड्स जो हैं उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं थे क्योंकि प्राइमरी सोर्स ही नहीं था। थर्ड हमारा है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि ऐसी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो ये डिसाइड करे कि हमें हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और हिस्ट्री को उसकी एकेडमिक वैल्यू बता सके और दे सके और कह सके कि हिस्ट्री हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें जो हिस्ट्री को लिटरेचर में रोक रही थी और उनको साइंटिफिक नहीं बनने दे रही थी, ये सामने आई। और इसके बाद हमारे आते हैं मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री को एक अलग ही मोड़ पर ले जाने के लिए हमारे नेहरू साहब, जिनको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे जो किस टाइम पे थे, अर्ली 19th सेंचुरी में। इनको कहा जाता है कि इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री है उसको लिटरेचर से साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया। मग लेकिन उसको क्यों बना दिया, ठीक है? तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये, आप इनको देख सकते हो कि ये एज ऑफ 10 मतलब 10 साल की उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। और ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इनको देखें तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने 2 लेक्चर दिए थे बेसिकली रोमन हिस्ट्री पे और रोमन एंटिक्विटीज़ पे। और इनकी यही जो लेक्चर्स हैं वो आगे जाके एक बुक के फॉर्म में आती हैं, हिस्ट्री ऑफ रोम। ये जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी इतने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये बुक किसकी है। तो आपको बुक के नेम ज़रूर पता होना चाहिए और उनके राइटर पता होने चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ रोम जो है हमारे नेहरू साहब की है। और इन्होंने इसमें कैसे जो मॉडर्न हिस्टोरियोलॉजी के मेथड्स है जो आज हमें बहुत नॉर्मल लगते हैं कि अरे ये तो करना ही है, उसका जो इंट्रोडक्शन है आप कह सकते हो ये इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या इन्होंने काम किया था, क्यों हम इनको फाउंडर कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हमारी घटनाएं हो रही हैं हिस्ट्री में, वो केवल एक इंडिविजुअल पे बेसिस नहीं करना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर इंसान ने की है। उन्होंने कहा कि जो रियल हिस्ट्री है वो किसी नेशन की, वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कितने राजाओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने वॉर्स लड़े, बल्कि उस जगह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पे भी हमें फोकस करना चाहिए। तभी हमें वहाँ की सारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर किंग ने जाके बस यहाँ पे लड़ाई कर ली, अच्छा ठीक है, तो अभी हमें बस क्या पता चल गया कि इन्होंने इतने लोग लड़ाई किए थे, इतने लोग मारे गए और क्यों मारे गए, क्या किस लिए मारे गए, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको तो पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो और उनका सोशल स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अशोक ने बहुत सारे वॉर किए, उसने कलिंग वॉर किया, उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया, पर उसने सेना का भी भंग नहीं की। सेना उसके टाइम पे थी, कहीं न कहीं जाके जो मॉडर्न समाज को, जो हमारे मॉडर्न एम्पायर को डिक्लाइन का रीज़न भी बनती है, तो वो यही थी कि भाई हम इनकम कर नहीं रहे हैं, बट हम सेना को भी रखे हुए हैं और सेना ऐसी-वैसी नहीं, बहुत बड़ी सेना, और हम उनको सैलरी भी दे रहे हैं। तो जब हम कहीं वॉर नहीं कर रहे हैं, हम कहीं वेल्थ कहीं से एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ सैलरी दे रहे हैं, तो हमारा जो कोष है, जो हमारी मुद्रा है, वो कहीं न कहीं कम तो होगी। तभी तो कहीं पीछे आप देखोगे, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में कहते हैं कि भाई लेटर मौर्य को मूर्ति बना के बेचनी पड़ी उनके रूलर को, तब वो जाके सर्वाइव किए। तो अगर आप देखोगे कि वॉर से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके आसपास के सिनेरियोज़ क्या हैं, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनके सोशल बिलीव्स क्या हैं, तब जाके आपको उसकी हिस्ट्री की वैल्यू पता चलेगी। तब आपको जाके पता चलेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर वॉर से भी क्या-क्या हुआ। तो सिर्फ वॉर इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे सिनेरियोज़ को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात हमें नेबर ने बताई। उन्होंने कहा कि अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए कि कैसे रोमन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया था, कैसे इस जो स्ट्रगल्स थे किसके बीच में, नोबल्स और कॉमनर्स के बीच में, वो किस तरह के थे। उन्होंने लैंड
हमारी जो पहले हमारी सोसाइटी थी वो लैंड बेस्ड ही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो बहुत बाद में आया। तो उस समय वो कह रहे थे कि जो उनकी लैंड प्रॉब्लम्स थी रोम की, उनको कितनी क्या-क्या हम प्रॉब्लम्स थी, कैसे वो सॉल्व करते थे, क्या-क्या उस चीज़ों से आगे जाके जो इतनी सिविलाइज़ेशन हमारी ख़त्म हो गई, क्या क्या उसमें उनका लैंड प्रॉब्लम्स का, डिस्प्यूट्स का क्या रोल था। इस तरह की जो बातें हैं, वो निबुर ने समझाई। और अगर हम निबुर की मानें, तो इनकी अगर हम एक चीज़ देखते हैं, तो एक आप देखोगे जो मैं फर्स्ट वीडियो से कह रही हूँ कि क्रिटिसिज़्म। जब भी आप किसी हिस्ट्री या किसी बुक को एनालिसिस करते हो, तो क्रिटिसिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्रिटिसिज़्म हमेशा इस बात के लिए नहीं कि हमें उस बुक में कमियाँ ढूँढनी है। हमें ये करना है कि क्या हमारी बुक ऑथेंटिक है? क्या जिस सोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सही है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रिटिसिज़्म 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज़्म, दूसरा होता है हमारा इंटरनल क्रिटिसिज़्म। पर ये जो मेथड है, जो हमारा ये फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज़्म का मेथड है, ये नेबर ने दिया है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी ठीक है या नहीं। ऑथर मतलब जिस जिस ऑथर के बारे में हम जो बुक क्लेम कर रहा है कि मैंने ये लिखा है, उसी ने लिखा है कि नहीं। टाइम पीरियड क्या है बुक लिखने का। बुक हमें 19th सेंचुरी की लग रही है अगर, तो क्या ये 20th सेंचुरी की तो नहीं है, या फिर ये 17th सेंचुरी का तो नहीं है। तो ये सारी बातें हम जो चेक करेंगे, जो बाहर की बातें हैं, वो हमारी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। और इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम बुक के अंदर के कंटेंट की बात करेंगे कि जो लिखा है वो क्या कितना सही है, कितने लेवल तक सही है। और ये हम कैसे करेंगे, कंपेयर करके। कंपेयर किस चीज़ से, अदर रिसोर्सेज से, कि क्या किसी और बुक में भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर हमें किसी इंस्क्रिप्शन में सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम जैसे इस तरह को कंपैरिजन को ही हम क्रिटिसिज्म करके अपने सोर्स को ऑथेंटिक बनाएंगे, जिससे हमारी जो रियल हिस्ट्री है वो लोगों को पता चल सके। और इसी का यूज़ करके उन्होंने अर्ली रोमन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। जैसे नेबर ने कहा कि जो हमारी रोमन हिस्ट्री है, जैसा लिवी बताते हैं वैसी नहीं है। वो एकदम सिर्फ़ इस तरह एकदम फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें हैं जिनसे हम इंस्पायर भी हो सकते हैं, और जिसने रोमन हिस्ट्री की ट्रैजेक्टरी को पूरी तरीके से बदल दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारी रोम है, वो एक तरीके से एंशिएंट टाइम का पोएम है, ठीक है? वो वहाँ पे जो इतनी गाथाएँ हैं हमारी हीरो की, वो क्या कहते हैं, रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है कि हम, मैंने बोला ना, कभी-कभी कुछ लोग अपनी हिस्ट्री को बढ़ा-चढ़ा के बताने के लिए कुछ ऐसी बातें भी उसमें शामिल हो जाती हैं जो हिस्ट्री से जिसका बिल्कुल भी दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं होता है। वो जस्ट अपनी तारीफ़ के लिए कि हमारी आने वाली जनरेशन हमको इतने अच्छे से याद रखे, कई बार अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ हिस्ट्री में हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये जानने के लिए कि ये हिस्ट्री कितनी ऑथेंटिक है, ये का जो कंपैरिज़न, जो ये क्रिटिसिज़्म की वैल्यू है, ये हमारे नेबर ने ही बताई। तो इस वीडियो में हमने नेबर के बारे में जाना, हमने जाना कि बर्लिन रिवॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, और हम राके के बारे में पढ़ेंगे, जो बर्लिन रिवॉल्यूशन के मेन पिलर हैं, और जिनकी वजह से ये बर्लिन रिवॉल्यूशन आगे जाके बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया, और ये एक पार्ट बन गया हिस्टोरियोग्राफी का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वी